अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शादनान बशीर है और आज हम जो AIAPGT का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसके फाइनल पार्ट में पहुंचे हैं, यानी पार्ट 5 पर। और आज इंशाल्लाह हम ये पूरा पेपर कंप्लीट कर देंगे। जिन लोगों ने भी ये वीडियोस देखी, मुझे पूरी उम्मीद है उनको ये फायदेमंद लगी और मेरे पास अच्छे फीडबैक्स आए। ये पूरे क्वेश्चन पेपर जो इसने देखे, हमने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक क्वेश्चन के जरिए हमने सारे ऑप्शन डिस्कस करने की कोशिश की जहाँ हो सकते थे, ताकि लोगों को और भी चीज़ें क्लियर हो। मैंने बताया था कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोगों में से जो भी नेक्स्ट ईयर AIAPGT की तैयारी करेगा वो मुझसे इसके जरिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। कोई मेडिकल ऑफिसर का रिलेटेड एग्जाम या यूनानी से रिलेटेड जो भी कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहा हो तो वो मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह अगर मेरे जरिए से कोई मदद हो पाएगी पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड तो मैं ज़रूर उसकी करूँगा। और ये हमारा 2019 के पेपर का फाइनल पार्ट है, यानी पार्ट 5। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया, पोस्टपार्टम हेमोरेज में कॉज। देखिए गायनी ऑप्स का सवाल है ये। अच्छा सवाल है। इसके जो चारों ऑप्शंस हैं ये चारों के चारों क्वेश्चन बदल बदल के, मतलब इस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है कि जिसमें से इन चारों में से कोई एक आंसर हो। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। हेल्प क्या है, शरमैन क्या है, शियान क्या है और ये कोविलेयर यूट्रस क्या है। तो मैं 5 सेकंड के लिए रुकूंगा। पोस्टपार्टम आप जानते हैं कि जब डिलीवरी के बाद हेमरेज होती है उसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो अगर पोस्टपार्टम हेमरेज हो रही है तो वो क्या, इनमें से कौन सा बीमारी कर सकती है, तो ये बताना है। 5 सेकंड के लिए हम रुकेंगे, बताइए। इसका सही जवाब है शियान सिंड्रोम। पोस्टपार्टम हेमरेज से शियान सिंड्रोम हो सकता है। शियान सिंड्रोम आप जानते हैं कि क्या है, कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर डैमेज हो जाता है ब्लड लॉस की वजह से। डैमेज एंटीरियर पिट्यूटरी, ड्यू टू ब्लड लॉस। और ये डैमेज किस तरह का होता है, ये नेक्रोसिस हो जाता है इसके अंदर। जब ज्यादा हेमोरेज होती है तो एंटीरियर पिट्यूटरी तक ब्लड नहीं आ पाता और एंटीरियर पिट्यूटरी में नेक्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से शियान सिंड्रोम होता है। इसके बहुत सारे सिम्टम है, मुझे उम्मीद है आपने वो पढ़े होंगे। जैसे कि फटी हो जाता है, मिल्क नहीं आ पाता बच्चे के लिए, फीमेल्स की ब्रेस्ट में। और आप जो है इसे अच्छी तरह से पढ़िए। हेल्प सिंड्रोम आपको पता होना चाहिए क्या है। हेल्प सिंड्रोम भी चलिए हम डिस्कस करते चलेंगे। तो इसमें एच से क्या होता है। सबसे पहले तो हेल्प सिंड्रोम क्या है, कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया जिन औरतों को होता है उसका कॉम्प्लिकेशन है हेल्प सिंड्रोम। और इसमें होता क्या है, तो जान लीजिए। एच से हेमोलिसिस, एल से एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, उसके लिवर एंजाइम्स जो है वो बढ़े हुए होंगे। और एल पी से लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है, तो हेल्प सिंड्रोम जो है ये होता है, ये प्री एक्लेम्सिया का एक कॉम्प्लिकेशन है। एशरमैन सिंड्रोम आपको पता होना चाहिए क्या है। अकर्स व्हेन स्कार टिश्यू फॉर्म इनसाइड द यूट्रस और सर्विक्स। जब यूट्रस और सर्विक्स के अंदर स्कार टिश्यू बन जाए, जो कि सर्जरी या DNC के बाद होता है, आफ्टर सर्जरी और डायलिटेशन क्यूटरेज, फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू, इन यूट्रस या फिर सर्विक्स। ठीक है, और कोविलेयर यूट्रस भी जान लीजिए क्या है। कोविलेयर यूट्रस जो है इसे यूटेरो प्लेसेंटल एपोप्लेक्सी भी कहते हैं। और ये क्या है, सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्रुप्टियो प्लेसेंटा। जिन मरीजा को प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटी है
एब्रेप्टिव प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग होती है जो कि मायोमेट्रियम तक चली जाती है। ब्लीडिंग that penetrate into uterine myometrium। ठीक है, अब आप लोग ये जान लीजिए कि हमने ये सवाल को इतना डिटेल में डिस्कस क्यों किया। देखिए, ये जो AIABGD के क्वेश्चंस हैं, मेरा अपना तजुर्बा ये है, आप देख ले पिछले साल के उठा के और उससे पहले जो AMU में और नियम में होते थे, ये बहुत ही स्पेसिफिक और लिमिटेड टॉपिक्स में से आते हैं। अब जैसे गायनीकॉप्स है तो पोस्टमार्टम हेमोरेज के बारे में पूछ रहा, इन सिंड्रोम्स के बारे में पूछ लेगा, एब्रेप्टिव प्लेसेंटा है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटल एनोमैलीज जो है उनके बारे में पूछ लेगा। तो ये बहुत अहम सवाल है, पलट पलट के इधर उधर करके इसी तरह के सवाल जो है वो आते रहते हैं। इसलिए जो सवाल आ रहा तो हमें ये उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो उसके ऑप्शन है उन्हें बहुत अच्छे से देखने चाहिए और उससे एसोसिएटेड जो बाकी सवाल है उन्हें हमें बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यही सवाल आने हैं पलट पलट के। अब देखिए, इन केस ऑफ मेनोरेजिया कपिंग इज डन एट, भाई मेनोरेजिया जब किसी को होता है, कसरत टम्स जब होता है तो कपिंग कहाँ की जाती है। क्योंकि मैं IBT का स्कॉलर हूँ तो ये मैंने इसके अमेजिंग इफेक्ट देखे हैं, बहुत अच्छे इसके इफेक्ट आते हैं। और इसका सही जवाब 5 सेकंड के अंदर अंदर आप दीजिएगा। इसका सही जवाब है बिलो द ब्रेस्ट। ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं, इसे करके भी देखी हमने। ड्राई कपिंग बिलो द ब्रेस्ट जिन मेनोरेजिक वीमेन में की, तो उसमें हालत ये हो गई कि अगर ज्यादा कर दी उन्हें एमिनोरिया हो गया बाद में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। और ड्राई कपिंग, इसमें एक बात और भी याद रखिएगा कि मेनोरेजिया में तो बिलो द ब्रेस्ट ड्राई कपिंग करते हैं, और एमिनोरिया में क्या करते हैं, ये आप जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी से कर सकते हैं। एमिनोरिया में हम क्या करते हैं, वेट कपिंग करते हैं ऑन बाइलेटरल काल्फ मसल्स। इसके भी बहुत अच्छे इफेक्ट हैं, आप ये भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं और ये जो है पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमनली फाउंड इन फीमेल्स विद फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट। देखिए, मैं यहाँ पे पढ़ा जरूर रहा हूँ लेकिन कुछ इसमें मेरे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये सवाल मैंने बहुत तलाश करने की कोशिश की, ये कहाँ से पूछा गया, और अब से नहीं कई दिनों से मैं परेशान हूँ इसके लिए, लेकिन मुझे ये आसानी से नहीं मिल पाया। हो सकता है कहीं सामने लिखा हुआ हो तो मुझे नहीं मिल पाया। अगर किसी के पास इसका रेफरेंस हो तो वो मुझे जरूर बताए। इसका देखिए जो होना चाहिए, बलगमी मिजाज की औरतों में कॉमनली फाउंड क्या दिक्कत होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो मंतिक और फलसफा कहता है वो ये कहता है कि इनमें बलगम की जाति की वजह से ल्यूकोरिया होना चाहिए। इसका सही जवाब ल्यूकोरिया होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मंतिक फलसफे के। लेकिन जहाँ इसके प्रीवियस ईयर्स में मैंने आंसर देखे तो वहां पे इसका जो आंसर रहा वो एमिनोरिया रहा। तो मैं इस क्वेश्चन पे बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, और मैं ये बात एक्सेप्ट करने में भी मुझे कोई शर्म नहीं है कि मुझे बहुत सारे सवालों के या बहुत सारे टॉपिक्स के सवाल जवाब नहीं पता, और मैं कोशिश ये करता हूँ जो चीज मुझे परफेक्ट पता है मैं आपको वही बताऊँ। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर ल्यूकोरिया होना चाहिए, लेकिन जो किताबों में इसके प्रीवियस ईयर के आंसर दे रखे हो एमिनोरिया दे रखी है, अब कहाँ से दे रखी है मुझे मालूम नहीं। किसी के पास अगर इसका रेफरेंस हो तो बराए मेहरबानी कमेंट में जरूर बताएं। अगला सवाल आता है, जदवार एंड ऊप सलेब आर कॉमनली यूज्ड फॉर विच एलिमेंट। जदवार और ऊप सलेब जो है ये किस एलिमेंट में काम आते हैं। ये आसान सवाल है बहुत ही, और इसका जवाब 5 सेकंड के लिए हम रुकेंगे, डायरेक्ट रहबर में भी दे रखा है ये। इसका सही जवाब है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया में हम जदवार और ऊप सलेब का इस्तेमाल करते हैं किस लिए, तकवियत दिमाग के लिए। तकवियत दिमाग के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं जदवार और ऊद सलेब। और इसी हिस्टीरिया में हम 2 दवाइयों का इस्तेमाल और करते हैं, जिंद बेदस्तर एंड नाक चिकनी। और ये इनहेलेशन के तौर पर दी जाती है जब हिस्टीरिया का दौरा पड़ रहा हो तब। ठीक है, तो आपको 4 दवाइयां याद करनी है तकवीत दिमाग के लिए हिस्टीरिया में, जदवार और ऊद सलेब जो कि सवाल में पूछा गया है, और जिंद बेदस्तर और नाक चिकनी ये बतौर इनहेलेशन दिया जाता है हिस्टीरिया की मरीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार्थोलिन डक्ट की लेंथ कितनी है, 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, बताइए कितनी है। बच्चों ने रट रखा होना चाहिए जो तैयारी सीरियस कर रहे हैं।
इसका सही जवाब है 20 मिलीमीटर। ये रटने का सवाल है, इसे और कुछ समझाया जा नहीं सकता। इसे रट लीजिएगा जिनको नहीं पता था, और जिन्हें पता है तो वो अच्छी बात है कि उन्हें पता था। ठीक है। कॉमनेस्ट साइट ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ वेजाइना इज, ये भी आसान सवालों में से है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा वेजाइना में जो होता है, कहाँ होता है बताइए। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। इसका सही जवाब है अपर थर्ड पोस्टीरियर वॉल। अपर थर्ड पोस्टीरियर वॉल में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है वेजाइना के अंदर, और ये कॉमनेस्ट साइट है। ये जिसने पढ़ा है उसे पता होगा। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट परमानेंट टूथ टू इरप्ट इज, सबसे पहला परमानेंट, देखिए यहाँ पर मिल्क टूथ नहीं पूछ रहा, परमानेंट टूथ पूछ रहा है। जब मिल्क टूथ की बात आती है तो ज्यादातर लोग इसमें मिल्क टूथ जो है ना, सबसे पहला मिल्क टूथ कौन सा होता है, जो कि लोअर इंसिजर, लोअर सेंट्रल इंसिजर्स ये होते हैं जो सबसे पहले मिल्क टूथ आते हैं। ये जवाब लगा देते हैं इंसिजर पे। ठीक है, लेकिन ये परमानेंट टूथ पूछ रहा है, और परमानेंट टूथ जो सबसे पहले आता है वो आता है मोलर। सही जवाब है इसका मोलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। A child stands with support speaks mama and has immature pincer grabs. What is the approximate age? ये सवाल ऐसा है जो सवाल अगर 120 के 120 लोग कर दें तो ये सवाल बनाने वालों की भी तौहीन है। तो ये इस तरह का सवाल है जिसे कोई ना कर पाए, और बहुत ही मुश्किल सवाल है। जिसने ये खास तौर से पढ़ लिया हो तो वो कर पाएगा, जिसने ना पढ़ लिया हो वो नहीं कर पाएगा। सबसे पहले यह है कि पिंसर ग्रेस्प क्या है, मीडिया का सवाल है। पिंसर ग्रेस्प उसे कहते हैं जब इंडेक्स फिंगर और फोर फिंगर के साथ साथ बच्चा जो है वो अंगूठे से किसी भी चीज को पकड़ने की सलाहियत उसके अंदर पैदा होने लगे और वो मामा मामा बोलने लगे। तो ये इसका बिल्कुल सटीक आंसर किताबों में लिखा है कि ये 9 महीने पे होता है। पिंसर ग्रेस्प जो है वो 9 महीने में आता है, यही इसका जो है सही जवाब है। और ये मुश्किल सवाल है, अगर ये आपको नहीं आता था तो इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है, किसी को भी नहीं आता। कॉर्टल टंग इज अ फीचर ऑफ, 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, बताइए क्या है। इसका सही जवाब है डाउन सिंड्रोम। ये बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ट्राइसोमी ऑफ, इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। ठीक है, और इसके कुछ फीचर्स और भी होते हैं, बताइए क्या क्या होते हैं। इसमें फ्लैटेंड फेस होता है, एलमंड शेप आई होती है, शॉर्ट नेक होती है, गर्दन छोटी होती है, स्मॉल ईयर्स होते हैं, और सबसे अहम पाल्मर क्रीज इसमें मिलता है। याद रखिएगा पाल्मर क्रीज डाउन सिंड्रोम में आता है। बच्चे के पूरे हाथ में केवल एक लकीर होती है जिसे पाल्मर क्रीज कहते हैं और डाउन सिंड्रोम का फीचर है। आगे बढ़ते हैं। दलक बवक्त ख्वाब कम्स अंडर विच टाइप ऑफ दलक, मतलब सोते हुए जो दलक करी जाती है, मालिश की जाती है, वो किस टाइप की दलक के जेर उसे उसका बयान किया जाता है, बताइए क्या है इसका आंसर। इसका सही जवाब है दलक इस्तरदाद। दलक इस्तरदाद का एक और नाम है, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो जानते होंगे, दलक मुसक्किन, यानी सुकून पहुंचाने वाली दलक। ठीक है, तो सोने से पहले दलक इस्तरदाद हम करते हैं जिससे कि नींद अच्छी आए। आगे बढ़ते हैं। इंसिडेंस रेट इज मेजर्ड बाय, देखिए ये अभी जो है ना केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी, जिन बच्चों का पीजी में होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी में, वो इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का सवाल है, थोड़ा मुश्किल है, बताइए क्या है। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। इंसिडेंस रेट किससे मेजर किया जाता है, इसका सही जवाब है कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी क्या है, इंशाल्लाह पीजी में पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा। एक बात यहाँ के लिए और याद रख लीजिएगा कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी से प्रिवेलेंस जो है वो नापा जाता है, प्रिवेलेंस इससे, और इंसिडेंस रेट हम जो है कोहॉर्ट स्टडी से नापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉनिक कैरियर स्टेट इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, जिसने ये बात भी की एनसीईआरटी पढ़ रखी है वो बता देगा। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। इसका सही जवाब है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में जो कैरियर स्टेट है वो क्रॉनिक नहीं मिलती,
भाई टाइफाइड की मिलती है, डिप्थीरिया की मिलती है, हेपेटाइटिस बी की मिलती है। इसके जो कैरियर्स हैं वो कई कई सालों तक अपने अंदर इसका जीवाणु लेके घूमते रहते हैं और फिर कभी भी उसे फैलाते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं है, ये इंस्टिंक्ट फैलता है। हेपेटाइटिस सी वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन, ये भी वो वाला सवाल है जो कोई ना कर पाए, किसी ने कहीं पढ़ रखा हो, याद रह गया तो का तुक्का कोई या तुक्के में कर दे। इसका सही जवाब है 1989। अगर मैं पेपर दे रहा होता तो ये मेरे भी याद न रहता, लेकिन अब याद रहेगा। हेपेटाइटिस सी अगर ये कभी भी रिपीट हो गया कहीं भी तो इंशाल्लाह मेरे भी ये याद रहेगा, और जो वीडियो ये लोग देख रहे हैं इंशाल्लाह उनके भी ये याद रहना चाहिए, तब इसका जो है फायदा है। इसमें एक बात आप ये भी याद रखिएगा कि जिन साइंटिस्ट ने ये हेपेटाइटिस सी वायरस 1989 में ढूंढा था, उन्हें फिर 2020 में इसको ढूंढने की वजह से नोबेल प्राइज दिया गया। उन साइंटिस्टों के नाम यहाँ लिखने बेकार है, बस ये इससे एक एसोसिएटेड बात है, शायद आपके याद है। 1989 और 2020 यानी कितने साल का फर्क आया, 31 साल के बाद जो है उनको ये नोबेल प्राइज मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूल्स गुरेन, अ फ्रेंच फिजिशियन इन 1848 इंट्रोड्यूस्ड, ये आसान सवाल है, ये जिसने भी कोई अच्छी किताब पढ़ी होगी सोशल मेडिसिन की वो जानता है कि इसका जवाब सी सोशल मेडिसिन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझाने का इसमें भी कुछ नहीं है। द फर्स्ट डोज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन इज गिवन एट, मीडियम सवाल है, 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, बताइए पेंटावेलेंट वैक्सीन की पहली डोज कब दी जाती है। सही जवाब है 6 वीक। अब यह है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है वो किन किन बीमारियों से बचाती है, ये एक और अहम सवाल है, इसमें आपको पता होना चाहिए। ये बचाती है डिप्थीरिया, परट्यूसिस, और टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हेमोफाइलस टाइप बी। ठीक है, अब क्योंकि ये 5 बीमारियों से बचाती है तो इसलिए इसका नाम पेंटावेलेंट। आप जानते हैं पेंटा का मतलब इसका 5 से तो कोई ना कोई ताल्लुक होना ही था, तो इन 5 बीमारियों से बचाती है और छठे हफ्ते में ये दी जाती है, और इसीलिए जो है इसका नाम पेंटावेलेंट वैक्सीन भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट प्लांट इज रिलेटेड टू, आसान सवाल है बहुत ज्यादा, 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। इसका आंसर है कंट्रासेप्शन। नॉट प्लांट क्या है, सब डर्मल इम्प्लांट है, ये जो है एक सब डर्मल इम्प्लांट है विच इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन। जब बहुत दिन के लिए कॉन्ट्रासेप्शन जरूरी हो, कराना हो, तो नॉट प्लांट सब डर्मली लगवा देते हैं, और ये कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है। लाइगेचर मार्क ऑफ हैंगिंग इज अ टाइप ऑफ, आसान सवाल, 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, बताइए। इसका सही जवाब है प्रेशर एब्रेशन। लाइगेचर मार्क जो है जब हैंगिंग करते हैं तो वो एक तरह का प्रेशर एब्रेशन जो है वो क्रिएट करता है, और ये इसका सही जवाब है। इसमें एक बात आप और जान लीजिए कि जब हैंगिंग होती है तो मार्क कहाँ आता है, अबाउ थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर आता है लाइगेचर मार्क। तो खुदकुशी कर ले या किसी को रस्सी से टंगा के मार दिया जाए, फांसी हो जाए, और जब स्ट्रेंगुलेशन आता है यानी गला घोट के जब मारा जाता है, तो लाइगेचर मार्क कहाँ आता है, ऑन और बिलो। ये भी एक अहम सवाल है, इसको भी आप जो है देख लें, याद कर लीजिएगा इसको, कार्टिलेज के लाइगेचर मार्क कहाँ आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राई सीमेन स्टेन्स ऑन क्लोथ्स आर आइडेंटिफाइड बाय, बताइए क्या है, आसान सवाल है। सीमेन अगर जो ड्राई हो गया वो क्लॉथ्स पे आइडेंटिफाई करना है तो किस लाइट की मदद से करेंगे। इसका सही जवाब है अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से। और कॉलिन क्योंकि प्रेजेंट होता है सीमेन में, कॉलिन सीमेन के अंदर प्रेजेंट होता है, कॉलिन अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ने पर ये क्या करता है, वाइट ल्यूमिनेसेंस
शो करता है। ठीक है, सीमेन जो है वाइट ल्यूमिनेसेंस शो करता है अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ने पे, किसकी वजह से, जो कॉलिन उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। आगे बढ़ते हैं। सीलोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ प्रिंट्स ऑफ मुश्किल नहीं, मॉडरेट कर दीजिए। सही जवाब बताएं, 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। इसका सही जवाब है डी, लिप्स। लिप्स की जो प्रिंट की स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं, चीलोस्कोपी। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसको कहते हैं, एक और नाम भी है इसका, इसका दूसरा नाम है क्विली स्कोपी। क्विलिस्कोपी या चीलोस्कोपी है जो स्टडी है प्रिंट्स ऑफ लिप्स की, उसे कहते हैं। लास्ट सवाल, ब्लैक टंग इज सीन इन विच ड्रग। काली जुबान किस ड्रग के अब्यूज से दिखती है। 5 सेकंड के लिए हम रुकेंगे। आसान सवाल है, इसका सही जवाब है कोकेन। इसमें क्या होती है, ब्लैक टंग होती है, ब्लैक टीथ होते हैं। ब्लैक टीथ होते हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है। विजुअल हेलुसिनेशंस आते हैं। ठीक है, और इसके जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोकीन के जो सिम्टम है उसे कहते हैं मैग्नन साइन, सिम्टम गैलरी। कोकीन से रिलेटेड ये बहुत ही अहम है, कई बार पूछा जा चुका, आने की संभावना बनी रहती है। इसमें क्या होता है, मरीज को ऐसा लगता है कि जैसे उस स्किन के अंदर ड्राई ग्रेन्स ऑफ सैंड के रेते के कण उसकी स्किन के नीचे उसे महसूस देते हैं, या ऐसा लगता है कोई बहुत कीड़े उसकी स्किन के नीचे चल रहे हैं। इसे मैग्नन साइन कहते हैं या मैग्नन सिम्टम कहते हैं, और ये कोकीन पॉइजन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके साथ साथ दोस्तों हमारी ये पूरा 2019 का पेपर जो है वो डिस्कस हमने कर लिया, और हमने इसमें ये देखा कि 20 से 25 सवाल, 100 में से तकरीबन 20 से 25 सवाल मॉडरेट थे, और तकरीबन 60 सवाल, 55 से 60 सवाल बहुत आसान थे जो किए जा सकते थे, और इसमें 20 सवाल जो है वो हार्ड थे। सबसे अच्छी बात यह है कि 60 से 55 सवाल इसमें जो है वो आसान थे। अगर इसमें से किसी ने उस जमाने में 50 भी कर दिए थे या 55 भी कर दिए थे, उसका सिलेक्शन हो गया था इतनी कम सीटें होने के बावजूद। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जो लोग भी किसी भी तरह से यूएमएस करने के बाद डिप्रेस्ड है, वो एमडी की तैयारी करें, इंशाल्लाह हम उन्हें गाइड करेंगे। और बहुत आसान एमडी में लाना है, और ये समझ लीजिएगा कि 3 साल में 30 लाख रुपए मिलते हैं। इससे बढ़िया रोजगार का जरिया यूएमएस पास ग्रेजुएट के लिए कुछ हो नहीं सकता। थोड़ी सी मेहनत करनी है, और बाकी जिन लोगों ने भी ये पूरी पेपर देखा, इस पर अपने रिव्यूज हमें बताइएगा, क्या बेहतर किया जा सकता है वो बताइएगा। और इंशाल्लाह अब हम जो है 2018 का या 20 का पेपर डिस्कस करेंगे इसके बाद। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।